डियर स्टूडेंट्स, पिछले बार हमने जो डिस्कस किया वो था डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि रूम में एक खिड़की है, एक खिड़की के कॉर्नर्स हैं जो कि एजेस का काम करते हैं। लाइट आती है, उन एजेस से मुड़ती है, फैलती है और सारे रूम में फैल जाती है। तो ये जो आपका सिंगल स्लिट है, यदि हम उसी को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि एक जो रूम होगा या लाइट जो है उसके लिए एक ही कहना चाहिए स्लिट हो। उसके लिए कई स्लिट्स हो सकती हैं, लाइट कई जगह से पास हो सकती है, कई ओपैक उसको मिल सकते हैं, कई कॉर्नर्स उसको मिल सकते हैं जहाँ से वो बेंड हो सकती है। तो प्रैक्टिकली जनरली जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, हर कलर का अगर हमको फाइंड आउट करना होता है, वो भी डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेटिंग। आज मैं पहले उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझाती हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये बताती हूँ कि डिफ्रैक्शन एट एनस्लिट्स किस तरीके से किया जाता है। तो वो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कि ग्रेटिंग क्या है। वैसे यदि सरल शब्दों में समझना है तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अभी आपके रूम में एक खिड़की थी, ये मान के चलिए कि अब आपके रूम में कम से कम नहीं तो ये बड़ा हॉल है जिसमें कम से कम मिनिमम 10 खिड़कियां हैं। ये 10 तो भी काउंटेबल हैं, बट यहाँ पर जो खिड़कियां होती हैं वो क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग एक्चुअल में यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे लैब में जाके, तो ग्रेटिंग के नाम पर क्या होता है, ग्रेटिंग के नाम पर एक सिंपल कांच की प्लेट होती है। सिंपल कांच की प्लेट होती है और उस कांच की प्लेट पर बहुत बारीक, लगभग आपका जो बाल होता है उससे भी बहुत बारीक 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 लाइंस खिंची होती हैं जो बहुत शार्प होती हैं। तो जनरली उनको बोला जाता है कि जो आपका डायमंड का जो कहना चाहिए नोक होती है, हीरे की जो नोक होती है, उससे ये लाइंस खींची जाती हैं। तो ये उतनी ही बारीकी होती हैं और उतनी ही ज़्यादा क्या होती हैं, शार्प होती हैं। तो चूँकि ये ग्लास है, ग्लास पे जो लाइंस खींची हुई हैं, तो लाइंस जो हैं वो काम करती हैं ओपैक का। ओपैक मीन्स रुकावट का काम करती हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है, क्योंकि बीच का पोर्शन तो ग्लास के ऊपर ही खींचा गया है, ग्लास में से लाइट क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, ये किसका काम करता है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन सोर्स का काम करता है। तो ये बिल्कुल वही स्थिति है कि जैसा अभी हमारा ये जो एक सोर्स था, तो उसको हमने ये बोला था आपसे समझने के लिए कि एक आप गत्ता ले लीजिए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसमें चाकू से बीच में से इतना क्या कर दीजिए, पोर्शन काट दीजिए। तो ये किसका काम कर रहा था, सिंगल स्लिट का। जैसे ये सिंगल स्लिट थी, ऐसी ही इसमें यदि हम देखें तो ऐसी कई स्लिट बन जाती हैं। तो अगर हम नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। सपोज इन दो ओपैक के बीच में जो पहला ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको आप पहली स्लिट बोल दीजिए, S1 सोर्स हो गया। ये जो दूसरा है इसको आप S2 सोर्स बोल दीजिए, तीसरे को आप S3 सोर्स बोल दीजिए, चौथे को आप S4 सोर्स बोल दीजिए। और ऐसी कई लाइंस होती हैं, यहाँ तक कि जनरली आप लैब्स में जिन ग्रेटिंग्स को यूज़ करते हो तो मिनिमम इस कांच की पट्टी पर लगभग 15,000 लाइंस खिंची होती हैं। मतलब इतनी सी कांच की पट्टी पर 15,000 लाइंस हैं, 15,000 ओपैक हैं। और उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंट पोर्शंस हैं वो सारे किसका काम करते हैं, स्लिट का। तो यदि थेरेटिकली आपको देखना है प्रॉपरली तो आप देख लीजिए कि ग्रेटिंग जो होता है इट इज़ एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स। जो मैंने आपको बोला कि लगभग 15,000 पैरेलल हैं, ये सारी कैसी हैं, पैरेलल स्लिट्स हैं ऑफ सेम विथ। और इनकी जो चौड़ाई होती है, मतलब ओपैक की चौड़ाई भी लगभग, लाइंस जो खिंची होती हैं उनकी चौड़ाई भी सेम होती है, और ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होता है उसकी चौड़ाई भी क्या होती है, सेम होती है, सेम विथ एंड सेपरेटेड बाय द सेम ओपैक स्पेसिंग। ओपैक का स्पेसिंग भी क्या होता है, सेम होता है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये कैसे बनाया जाता है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनाया जाता है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग लाइंस ऑन अ
फ्लैट ग्लास प्लेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैट ग्लास की प्लेट पर बनाया जाता है यूजिंग अ फाइन डायमंड पॉइंट। किसको यूज़ करते हुए? फाइन डायमंड पॉइंट्स वेयर लाइन बिकम्स ओपेक, जहाँ लाइन किसका काम करती हैं? ओपेक का काम करती हैं। एंड द रीजन बिटवीन टू लाइन्स, और दो लाइन के बीच में ये जो रीजन होता है ये किसका काम करता है? जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि ग्लास होता है, ये किसके जैसे काम करता है? स्लिट के जैसे काम करता है। तो ये जो डिवाइस होती है, जो जनरली हर कलर का लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, इसमें हम जो आपके 7 कलर्स होते हैं सबका लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं किस फिनोमिना में, जबकि लाइट की कौन सी फिनोमिना हो रही है? डिफ्रैक्शन। तो उस डिवाइस को कहते हैं ग्रेटिंग। और उससे जो हम क्वेश्चन बनाते हैं वो कौन सा क्वेश्चन होता है कि डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स। जो अभी आपका था डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, वो होगा अब डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स। सो नाउ सपोज दिस इज अ स्लिट, है ना। दीज आर द ट्रांसपेरेंट पोर्शंस मीन्स स्लिट्स, एंड दीज आर द ओपेक्स मीन्स योर, कहना चाहिए क्या है ये? ओपैक है मीन्स जो लाइट को आने से रोकेंगे, जो लाइट को क्या कर पाएंगे? बेंड कर पाएंगे। या आप कह सकते हैं या ये वो कॉर्नर्स हैं जो लाइट को बेंड होने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यदि ये स्थिति है तो इसको बिल्कुल इसी डायग्राम पर आप इसको क्या करें? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें कि ये जो आपका है ए बी, जो आपकी एक सिंगल स्लिट थी, वो अब ये है एक सिंगल स्लिट। ठीक है ना। और जैसी आपकी ये एक ए बी थी, ऐसी यहाँ पर कई ए बी हो सकती है। ये कई ए बी हैं, ये कई ए बी हैं, है ना। तो यदि हम पुराने जैसे, पुराना जो आप फॉलो करते थे, जो मैंने आपको गुरु मंत्र बताया था कि पहले क्या निकालना है? पार्ट डिफरेंस, देन पाई, देन ए, देन आई। तो सबसे पहले फिर हम शुरुआत यदि किससे करते हैं? पार्ट डिफरेंस से करते हैं। तो यदि पार्ट डिफरेंस से करते तो जैसे पहले भी जो पाथ में जो डिफरेंस होता था वो कितना होता था? बी एम। एक स्लिट से भी बी एम होता था। तो बनी बात है कि एक स्लिट से भी बी एम होगा, इससे भी वही होगा, इससे भी वही होगा, क्योंकि सभी की विड्थ जो है सेम है। तो यदि इसी तरीके से चलते हैं तो जो बी एम पाथ डिफरेंस होगा वो अब लेकिन ए साइन थीटा अकेला नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ए के साथ में बी भी आ गया है। अब बी क्या है? तो ए तो आप जानते थे कि विथ ऑफ स्लिट होती थी, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता था, ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता था इसकी जो चौड़ाई होती थी वो कितनी हुआ करती थी? ए। लेकिन जो बी आ गया है, बी है विथ ऑफ ओपैक, मतलब ये जो आपकी ये जो लाइन है, ये जो आप खींची हुई है जो हीरे की नोक से, इस लाइन की जो चौड़ाई है वो कितनी है? बी। तो अब जो टोटल जो हो गया है वो कितना हो गया है? अकेला ए ना रह के अगर हम बात करते हैं किसकी? टू एडजसेंट। एडजसेंट मीन्स दो लगातार, यानी एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, तो उसमें और क्या काउंट हो जाता है? उसमें और किसकी विथ काउंट हो जाती है? इस ओपेक बी की भी विथ क्या हो जाती है? काउंट हो जाती है। अब अकेला ए नहीं रहेगा। तो अब जो है पार्ट डिफरेंस वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला था, जैसे आपने ट्राइंगल बना के कैलकुलेट किया था, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ अंतर ये आएगा कि जो आपका ए होता था उसकी जगह आप क्या आएगा? ए प्लस बी, क्योंकि अब ओपेक की भी जो विथ है वो साथ में आएगी। और ए प्लस बी होता है, इसी को कहते हैं ई। और ई को ही कहा जाता है क्या? ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है आपका, जो दोनों की कहना चाहिए दोनों की विथ का क्या होता है? समीशन होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट है, अब यदि ये आपको डेल्टा निकल आता है तो अगला आप क्या निकालने जाते हैं? फाई। तो फाई कितना होगा? फाई का फॉर्मूला तो वही होता है 2 पाई अपॉन ए इंटू फाई इंटू डेल्टा। तो डेल्टा आपका कितना निकला है? ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा मतलब उसी प्रोसेस पे चल रहे हैं जो आपने वहाँ किया था। फिर उसके आगे आप क्या निकाला करते थे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि ए, यानी कि ए। तो यदि आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए निकालते हैं, ये भी बिल्कुल वही जो वेक्टर डायग्राम मेथड आपको पहले बताई थी, अब भी वही है। अंतर क्या है कि अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम क्या रख रहे हैं? जो वहाँ हमने आर थीटा लिया था, यहाँ हम कितना ले रहे हैं? आर। और आर लेंगे और यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट आर आएगा अब वो आर थीटा आएगा, मतलब वो अब एक कंप्लीट स्लिट का आएगा। एक कंप्लीट स्लिट का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो कितना था? आर।
आर, यानी कि ऐसे एक सोर्स का यदि हम देखें तो वो कितना था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर थीटा, और साइन यहाँ एन होता था वहाँ पर, जो नंबर ऑफ क्या होते थे, पॉइंट सोर्सेज होते थे। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट सोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस हैं जिनने इसको डिवाइड किया है। तो हमारा एन क्या है, ये जो डिफरेंट क्या बन रहे हैं, ये जो सोर्सेज बन रहे हैं जो मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, कहाँ तक, 10 तक, ये जो आपकी डिफरेंट लाइंस बन रही हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि इस पर लगभग 15,000 तक भी लाइंस खींची जा सकती हैं। तो एन जो है हमारा, एन अब ये छोटे छोटे जो ए बी के बीच में भाग थे वो ना होके अब हमारे कौन से सोर्सेज हैं, ये वो एन हैं जो लगभग 15,000 हैं। तो उस स्मॉल एन की जगह हमने उसको किससे सब्स्टिट्यूट किया, कैपिटल एन से। फॉर्मूला वही है साइन एन फाइव बाई टू अपॉन साइन फाइव बाई टू। ठीक है, अब यदि हम इसको लिखते हैं तो आर थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे सिंगल स्लिट में, जो निकली थी आर नॉट साइन पी अपॉन पी। यदि किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट तो वो देख ले, क्योंकि ये जो है उसका जस्ट एक्सटेंशन है, उसमें मैंने ये सब आपको प्रूफ कराया है। तो ये आर थीटा की वैल्यू थी आर नॉट साइन पी अपॉन पी, जो आपने जो की त्यों रख दी, और ये जो है ये आपने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अपने अनुसार करने के लिए इसमें हमने एन का ही मल्टीप्लिकेशन किया और एन से ही हमने डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन होता है क्या, नंबर ऑफ क्या हो रही हैं, स्लिट्स हो रही हैं, और आर नॉट क्या है आपका, नंबर ऑफ क्या है, या रिजल्टेंट क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो सभी का, सभी लाइनों का, सभी सोर्सों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल के कुछ बनाएगा, वो हम आगे देखते हैं। तो ये जो एन आर नॉट है, इसको हमने जो है कि चूँकि हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब ए के बाद हमें किस पे आना है, आई पे। तो यदि हम आई पे आते हैं तो आई का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यदि होगा तो आर स्क्वायर मतलब हम इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आपने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, ये जो आपका एन स्क्वायर आर स्क्वायर, जो मैंने आपसे अभी बात कही कि जितने भी एम्पलीट्यूड्स थे उन सब में यदि हम सारे सोर्सों की संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बनाएगा आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसको हमने एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया, वो कांस्टेंट था क्या, आई नॉट। तो लास्ट में जो आपका डेरिवेशन बचा वो बचा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ये वाला, और ये आपका पोर्शन एज इट इज़। तो यहाँ तक हमारी गाड़ी आ चुकी है आई तक। लास्ट क्या बचा हुआ है, मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब आपका रिजल्ट तो आ चुका है। इस रिजल्ट पे आप दो कंडीशन लगा दीजिए, मैक्सिमा की और मिनिमा की, बस, और आपका डेरिवेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे कि मैक्सिमा की कंडीशन लगाने के लिए। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड आवर फाइनल रिजल्ट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पी अपॉन पी स्क्वायर साइन एन फाइव आई स्क्वायर। एंड इसी पर आपको कंडीशन लगानी है मैक्सिमा की और मिनिमा की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसको हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन या इस इक्वेशन पे यदि हमें कंडीशन मैक्सिमा की लगानी है तो जो हम लगाते हैं दैट इज साइन फाइव बाई टू कितना होना चाहिए, 0। साइन फाइव बाई टू कहाँ है, साइन फाइव बाई टू है डिनोमिनेटर में। यदि साइन फाइव बाई टू डिनोमिनेटर यदि जो है, यदि वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो किसी भी चीज़ के 0 होना नीचे डिनोमिनेटर में मीन्स उस चीज़ का क्या होना, उस चीज़ का होना इन्फिनिटी। तो आई की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ चली जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए उसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, जहाँ ब्राइटनेस मैक्सिमम है। तो ये कब हो सकता है, जबकि साइन फाइव बाई टू कितना हो जाए, 0, नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो पूरी क्वांटिटी हो जाए इन्फिनिटी। तो साइन फाइव बाई टू यदि 0 है तो उसको आप इन जनरल क्या कह सकते हैं कि फाइव बाई टू को क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस एन पाई, जहाँ एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फाई की वैल्यू सारे जानते हैं, निकाल के आए हम 2 पाई अपॉन लेमडा। ए साइन थीटा की जगह कितना आया था, ई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, और ये जो लेमडा है ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ
and lambda. So this is the condition for maxima. Now come to the condition for minima. वापस उस इक्वेशन पे आते हैं। ये मिनिमा की कंडीशन, यानी जब मिनिमम होना, ब्राइटनेस कम होना, ये कंडीशन हमें कम मिल सकती है जबकि जो आपका साइन 5/2 है वो कितना हो जाए, 0। यानी ये ऊपर की चीज़ क्या हो जाए, 0, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0। यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यदि आपको मिनिमा की कंडीशन मिलनी है तो मतलब साइन n5/2 इज इक्वल्स टू 0, या इन जनरल क्या कह सकते हैं, n5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ हमने n पाई नहीं बोला है, ध्यान रखें, दिस इज m पाई, क्योंकि जहाँ n है वहाँ मैक्सिमा है। तो जहाँ n, यहाँ n नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ मिनिमा है। जहाँ ब्राइटनेस होगी वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता है, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ ब्राइटनेस नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ n की जगह क्या लिया, m, और m कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, जबकि n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये अंतर जरूर क्लियर रखिए। तो यदि हम अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो n आपका एज इट इज़ है, ये n/2 एज इट इज़, n/2 एज इट इज़। फाई की वैल्यू 2 पाई ई साइन थीटा बाय लेमडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या, ये लेमडा इधर ट्रांसफ़र हुआ, बचा क्या आपका कि ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m, और ये n इधर आया ट्रांसफ़र होके डिनोमिनेटर में, और ये लेमडा इधर ये ट्रांसफ़र हो गया, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m/n लेमडा। तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो टुडे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन डिफ्रैक्शन एट n स्लिट्स, यानी कि ग्रेटिंग। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको पहले ग्रेटिंग का इंट्रोडक्शन दिया। ग्रेटिंग इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने आपको फिर वही इसी फॉर्मूले पे चलते हुए लास्ट में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस बताएं। एक और भी कुछ होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर, वो भी ग्रेटिंग में पाया जाता है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से डिस्कस करूँगी, वापस ग्रेटिंग पर ही करूँगी, जहाँ मैं आपको मिसिंग ऑर्डर समझाऊँगी और कैसे हम इस ग्रेटिंग के बेस पे वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, यानी कि ग्रेटिंग के मिसिंग ऑर्डर को क्लियर करने के लिए। तब तक आप इसे देखें, रिवाइज करें, बिकॉज सिंगल स्लिट और एन स्लिट दोनों को साथ में पढ़ेंगे तभी आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।